नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जिस प्रकार से खास करके बिहार में राजनीति सभी दल जो करते हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर जाति को लेकर जातीय समीकरण को बैठाने की कोशिश की जाती है और आप देखेंगे कि लगातार जितने भी दल हैं वो इन समीकरणों के आधार पर ही अपनी पार्टी चला रहे हैं या उन जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी तरह की कोशिशें हो सकती है उसको करते हुए नज़र आते हैं। आज मैं बाकी संभावनाओं को देखते हुए एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ और इस चर्चा को करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है वैसे ही राजनीति भी अनिश्चितताओं का ही एक खेल है। इसमें कोई न परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो ये है कि क्या चिराग पासवान, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव आने वाले भविष्य में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में एक हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो जो एनडीए है उसकी स्थिति क्या होगी और ये तीनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। इसी विषय पे एक चर्चा आप सभी के साथ मैं करना चाहता हूँ। इसमें एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले चिराग पासवान की। दोस्तों, चिराग पासवान ने जिस प्रकार से पार्टी के टूटने के बाद जमीन पे रहकर संघर्ष किया है पिछले दिनों में, और उसके बाद जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है ये आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। कल ही दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट आया, उसमें पॉपुलैरिटी के मामले में चिराग अपने दोनों जगहों पे, चाहे वो हाजीपुर की बात हो जहाँ पे वो 76% पॉपुलर है, चाहे जमुई की बात हो, इन दोनों जगहों पे कमोबेश यही परिस्थिति बनी हुई है। एक जगह 76%, एक जगह 78%। तो इससे भी आप उनके ग्राफ का अंदाज आसानी से लगा सकते हैं। कोई भी सर्वे आंख बंद करके तो नहीं करता है, और जो करता है उसी की बातों को आधार बनाकर हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन आखिर चिराग फैक्टर कैसे काम करता है और करेगा ये भी समझना जरूरी है। चिराग पासवान का आज के समय में 12 से 13% विशुद्ध वोट है, लेकिन जिस प्रकार से वो अपनी रैलियों में किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करते, वो सभी की बात करते हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो,
इस तरह की बातों को वो रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, उनके साथ सिर्फ उनकी ही जाति नहीं, बल्कि जितने भी तरह के धर्म विशेष के लोग हैं, हर तरह के लोग जुड़ते हैं और जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका कारण ये है कि उनकी बोलने की, सोचने की जो रणनीति है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। और शुरू से अगर आप उनकी राजनीति को देखते हैं तो उन्होंने एक अपना विज़न बनाया, और उस विज़न पे कहीं भी समझौता करते हुए आज तक आपको नहीं दिखेंगे। इसके चलते आज के डेट में उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर उठा। और अगर इसको इस मायने में समझे तो उनके वोट बैंक के अलावा 5 से 7% अन्य समाज के लोग भी उनको पसंद करते हैं। ऐसे में अगर उनके वोट को अगर आप जोड़ेंगे तो 17 से 18% वोट उनके पास आते हैं, जो उनके एक मजबूत छवि को दिखाता है। और आने वाले समय में धीरे धीरे ये ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और इसी के चलते जब वो अपनी सभाएं करते हैं तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से भीड़ उसमें जमा होती है, और उसके हिसाब से लोगों का जो जुनून दिखता है वो हमने अक्सर देखा है। और इससे ये बात भी तय होती है कि जब वो एनडीए में हैं तो कहीं ना कहीं सीटों के निगोसिएशन में या उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत, उनकी डिमांड्स को मानने की बात होती है। वहाँ पहले वाली स्थिति में चिराग पासवान नहीं है। हाँ, एक कमज़ोर कड़ी जो दिखती है, ये आप भी गौर किए होंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं इन सभी बातों के इतर कि क्या नीतीश कुमार के एनडीए में आने की वजह से आप देखते होंगे कि जब वो विरोध में रहते हैं तब भी भाजपा जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाती है, और अभी जब वापस आए हैं तो जो आरोप लगाने वाले मुख्य नेता हैं वो आज के डेट में उनके अगल बगल बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और किस प्रकार से सामंजस्य बैठाकर चल रहे हैं ये भी आप लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है, आप देख रहे हैं अक्सर चर्चा चलती रहती है मीडिया में। जब भी आप देखेंगे बिहार की बात होगी तो मीडिया में ये चल रहा है कि अभी बना है, 24 के बाद ये अलायंस फिर से टूट जाएगा, नीतीश पलट जाएंगे, नीतीश पलटी मारने वाले हैं। ये तमाम तरह की खबरें लगातार बिहार में चलती रहती है। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अगर ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए उत्पन्न भी होती है तो जिस प्रकार से जेडीयू पिछले कुछ समय से खास करके 2020 के चुनाव के बाद कमज़ोर हुई है, इसका फ़ायदा किसको मिला? आप देख रहे हैं बिहार में तमाम तरह की जातियां के एक नेता एक पार्टी बना रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे
खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है और जो उनका गिरता ग्राफ है वो कहीं ना कहीं दिखाता है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, वो जदयू से अलग होकर के कुशवाहा समाज का अगर वोट तोड़ते हैं तो नीतीश कुमार का ही वोट कम होता है। नीतीश कुमार जहाँ पे अनपॉपुलर होते हैं उनके कुछ वोट चिटक कर चिराग पासवान के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो स्वर्ण समाज है, नीतीश कुमार को बार बार भाजपा अपने साथ लाती है, ऐसे में उनमें भी एक कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बनती है और वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार पे कितना भरोसा किया जा सकता है। ऐसे में ये समीकरण धीरे धीरे घटती जा रही है, ये भी देखना जरूरी हो जाता है। बात करते हैं मुकेश सहनी की। आपने देखा होगा मुकेश सहनी जब एनडीए में थे और उनके 4 विधायकों को तोड़ा गया तो उन्होंने पीठ पे छुरा घोंपने की बात की। महागठबंधन के साथ भी उनको धोखा मिला। आपने देखा कैसे जब पिछले कार्यकाल में उन्हें मंत्री पद से हटाया गया तो वो तुरंत महागठबंधन में फिर शिफ्ट नहीं हुए। उनको जो आवास मिला गया था उस आवास को उन्होंने खाली कर दिया और आज तक अभी ये संशय की स्थिति बनी हुई है कि मुकेश सहनी इधर रहेंगे या उधर जाएंगे। इस बीच उन्होंने क्या किया, आपने देखा कि उन्होंने यात्रा निकाली अपने समाज को, जहाँ भी वो रैली कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, अपने समाज को गंगा जल देकर उन्हें शपथ दिला रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरे वोट एक जगह रहना चाहिए, मुझे अपनी ताकत दिखानी है। और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने अपने लोगों से की वो ये कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। ये दर्शाने की कोशिश की है कि आज के डेट में कोई भी जात किसी भी धर्म का हो, उसका पढ़ा लिखा होना उतना ही ज़रूरी है। आज जो उन्हें पहचान नहीं मिल रही है, इसका कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव भी यात्रा पे निकले हुए हैं और जहाँ जहाँ वो यात्राओं में जा रहे हैं वहाँ पे इस समाज के लोगों से जब पूछा जाता है कि आप लोग क्यों नहीं जाते हैं, तो उनका स्पष्ट कहना होता है कि जब मेरे नेता को बुलाया ही नहीं जाता है तो हम क्यों जाएं। ये कहीं ना कहीं आज के डेट में मुकेश सहनी के पॉपुलैरिटी को दिखाता है और जो प्रण उन्होंने अपने समाज के लोगों को दिलवाया वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि उनका समाज एकजुट है। और निश्चित तौर पे मुकेश सहनी इसको करने में कामयाब हुए हैं और यही कारण है कि उनका वोट बैंक भी बिहार में 12 से 13% के आसपास चला जाता है। बात करते हैं अगर तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का शुरू से एमवाई समीकरण की पार्टी लोग कहते हैं। लोग यहाँ कहते हैं कुछ यादव टूट जाएंगे, भाजपा के पास चले जाएंगे, ओवैसी के आ जाने से कुछ मुस्लिम टूट जाएंगे। देखिए ये तो हर पार्टी में
ऐसा होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजद जो MY समीकरण पे चलने वाली पार्टी है उसके वोट इधर उधर छटकेंगे? ऐसा नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे जिस प्रकार से विपक्ष के नेता खास करके नीतीश कुमार को भाजपा हो ये लगातार आरोप लगाते हैं, आपने देखा है, इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि 2005 के पहले का बिहार क्या था। ये चीज़ें तो नीतीश कुमार ने कई बार भरे मंच से की है, तेजस्वी यादव के मौजूदगी में भी। तो ये कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता के किए हुए कर्मों को अच्छा हो या खराब हो, ये दोनों तो जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाता है उससे लेके चलना ही पड़ता है। इसका परिणाम क्या है, क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। लालू यादव को निश्चित तौर पे बड़े नेता के तौर पे बिहार में देखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनके साथ जो जुड़े हुए कर्म हैं उनको भी लोग बोलने से पीछे नहीं हटते हैं। और यही वजह है कि 2005 के पहले के बिहार को भी बार बार याद दिलाया जाता है। आपने देखा होगा रिसेंटली इधर जब वो सभाओं में जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग उनके मंच पे दिखाई दे जाते हैं जो दिखने नहीं चाहिए। पिछले दिनों मैंने खबर किया था सिवान को लेकर कि वहाँ पे शहाबुद्दीन की तस्वीर तो उन्होंने लगाई थी, लेकिन हिना साहब को नहीं बुलाया था। आप सभी जानते हैं शहाबुद्दीन का क्या व्यक्तित्व है, सिवान में क्या वर्चस्व है, और कहा जाता है कि अगर वो तस्वीर मंच पे नहीं रहती तो क्या तेजस्वी यादव का मंच वहाँ सुरक्षित रहता, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से उनके परिवार के लोगों को नज़रअंदाज किया गया, अब इसके इंटरनल मायने क्या हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से लालू यादव को तेजस्वी यादव से अलग करके नहीं देखा जा सकता, रामविलास पासवान ने जो किया, चिराग पासवान उससे अलग नहीं हो सकते, वैसे ही जो भी परिवारवाद की बात करें ये लोग उसी से निकले हुए नेता हैं। और निश्चित तौर पे इनका समाज इनको खुले दिल से एक्सेप्ट करता है, इसलिए इनके साथ इनका जो जुड़ा हुआ वोटर है वो कुछ भी हो जाए आंख बंद करके विश्वास करता है और अपना पूरा सहयोग उस नेता को देता है। यही कारण है कि अगर इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे, जहाँ पे राजद का वोट बैंक 35 से 40% चला जाता है, वहीं आज के डेट में चिराग पासवान के पास भी 17 से 18% वोट हैं, और वहीं मुकेश सहनी भी, उनका समाज और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी अगर संख्या जोड़ें तो 12%, 11% से 13% तक का वोट वो कहते रहे हैं। ऐसे में अगर आप इनको जोड़ देंगे तो ये संख्या कहाँ पहुँचती है, 60% से एवब चली जाती है। ऐसे में कोई भी गठबंधन उनके सामने टिकता हुआ क्या दिखाई देगा। और यही कारण है कि सुनने में आया है कि महागठबंधन की ओर से ये प्रयास चालू हो गया है, चाहे वो चिराग पासवान को साधने की कोशिश हो और मुकेश सहनी की वापसी कराने की बात हो,
इन लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये समीकरण बन सकते हैं? तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से चिराग पासवान को लेकर कहे जा रहे हैं, तो आप मान के चलें कि चिराग एनडीए से कहीं नहीं जा सकते हैं अभी के समय में, क्योंकि अगर उन्हें जाना होता तो जितनी परेशानियां वो पार्टी टूटने के बाद से लेकर रामविलास पासवान के घर को खाली कराने की बात हो, उस समय जब वो छोड़कर नहीं गए तो निश्चित तौर पे अभी वो नहीं जाएंगे। वो भी यह अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कहाँ और किसके साथ रहने में भलाई है। और दूसरा दिक्कत इस बात की है कि अभी उनके पास सांसद और विधायक के नाम पे शून्य है। ऐसे में जिस प्रकार की सोच लेकर वो चल रहे हैं और जो उनका मोटिव है, उनका अगर मन रहता कि केंद्र में मंत्री बनने का, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। भाजपा उन्हें आराम से मंत्री बना देती। आपको पता होगा, खबरों में हमने भी बताया था कि जब एनडीए की सरकार बिहार में इस बार बनी है, उन्हें उप मुख्यमंत्री का भी पद देने की बात हुई थी, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनका गोल सीएम की दावेदारी है। और आप देखिएगा जब 2025 का चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उस समय इसको भी लेकर निगोशिएशन निश्चित तौर पे होगा और चिराग की दावेदारी वहाँ पे भी मजबूत आपको दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी के समीकरण में जो वो सोच रख रहे हैं, वो आज की बात सोच कर के काम नहीं कर रहे हैं। वो 10 साल 15 साल आगे क्या हो सकता है, उन समीकरणों को देखते हुए और अपने पार्टी को और मजबूत करने के लिए अभी जो समय उन्हें और देना है वो समय दे रहे हैं। ये भी बात तय है कि अगर वो अकेले इस तरह का कोई भी फैसला करेंगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी गठबंधन का दौर है और ऐसे में गठबंधन के साथ रहकर ही अपने आप को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर ऐसी कोई संभावनाएं बनती है तो विपक्ष के जो गठबंधन रहेंगे उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ सकता है। ये संभावनाएं के अनुसार मैंने आपको ये बातें बताई। ऐसा कोई सच्चाई इसमें है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी एक संभावनाएं बिल्कुल हो सकती है कि अगर ये तीनों एक हों तो गणित कहीं और दिखाई देगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे पेंच है। तेजस्वी यादव के अंडर में चिराग पासवान नहीं जा सकते। अगर उन्हें लेना होगा तो राजनीतिक तौर पे चिराग पासवान को अपना नेता मानना पड़ेगा। और अगर इनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं तो एक संभावनाएं बन सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ आप कभी भी संभव नहीं देखते हैं। ऐसे में मुझे लगा कि जब सारे परिप्रेक्ष्य में बात हो रहे हैं, सारे पॉलिटिकल
एनालिसिस लोग कर रहे हैं कि ऐसे होगा तो ये हो सकता है, ऐसे होगा तो ये हो सकता है। ऐसे में ये भी एक समीकरण अगर बनता है तो आने वाले समय में इसकी कहानी कुछ और हो सकती है। इसलिए इस संभावनाएं पे भी एक चर्चा करना ज़रूरी था और हमने इस चर्चा को आप सभी से किया। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार बताएं। विश्लेषण अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।